दहशतगर्दी पाकिस्तान में एकदम बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सबकी तवज्जो इस दहशतगर्दी की तरफ नहीं है, बल्कि हुकूमत की तवज्जो इस बात पर है कि किसी तरह भी करके इमरान खान साहब को या उनकी पार्टी को रोका जाए। नादरीन, वॉइस ऑफ अमेरिका ने बड़े अहम सवालात उठा दिए हैं ये जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ इसको लेकर के। और वॉइस ऑफ अमेरिका का यानी इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर बार बार बात कर रहा है कि जो DGISPR ने और हुकूमत बलूचिस्तान ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बारे में कह रहे हैं कि जी जो बयान किए गए मामलात या जो दावे किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकायक उनसे मैच नहीं करते। एनी शाहिदीन कुछ और बातें बता रहे हैं, मुसाफिरों ने जो कहा वो कुछ और है, और जो DGISPR ने और सरफराज बुगटी ने कहा वो कुछ और है। जबकि अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिले ही नहीं हैं, जिनके बारे में पता ही नहीं चला कि वो लोग गए कहाँ पे। और इस बारे में बहुत सारे लोकल सहाफ़ी भी आवाज़ें उठा रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने आवाज़ उठाई है, कुछ और आलमी मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। इंडियन मीडिया तो इसके ऊपर प्रोपेगेंडा वो तो करते ही रहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नादरीन, एक मौलाना तारिक जमील साहब का स्टेटमेंट आया, और मौलाना तारिक जमील साहब वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने कहा कि उन्हें यकीन था कि इमरान खान जेल काट लेगा। यानी इससे पहले हमने जिसका भी इंटरव्यू सुना, जिस बहरूपिये का हमने इंटरव्यू सुना, उसने यही कहा, उन्हें ये नहीं, मुझे नहीं लगता था कि इमरान खान जेल काट सकता है या कैद काट सकता है। मैं आपको पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि इमरान खान कैद काट लेगा। ये जिस इमरान खान को पुराना जानते हैं वो कोई और था, ये इमरान खान एक मुख्तलिफ आदमी है। मेरी इमरान खान साहब से बात हुई है, जिस एतमाद के साथ वो जेल में जाने और जेल की कैद काटने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे थे, ये आदमी हार नहीं मानेगा। मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि इमरान खान सच्चा, दयानतदार और मोमिन आदमी है। मुझे यकीन था कि वो ये कैद काट लेगा। अगर अडयाला जाकर उससे मिलने का मौका मिला तो कहूँगा शाबाश, कमाल कर दिया तुमने, तारीख बदल दी। और दूसरे जो बहरूपिये हैं या को मौलवी हैं या इधर उधर से जो लॉन्च किए जाते हैं, वो कहते हैं जी वो तो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि इमरान खान जो है वो डर जाएगा, इमरान खान जो है वो भाग जाएगा, इमरान खान जो है वो बुज़दिल है, हार मान जाएगा। ये सारी बातें वो करते थे, लेकिन अब वो सारे अपने बेचारे गोंगलुओं से मट्टी झाड़ते हैं। अब उन्हें शर्म भी नहीं आती, माफ़ी भी नहीं मांगते इमरान खान से कि हमने तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं जी मुझे पहले दिन से यकीन था कि इमरान खान ये जेल काट लेगा। नादरीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मैंने आपको इससे पहले एक वीलॉग में कहा भी था कि मैं जो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, आपके साथ कुछ हकायक शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ मैंने वो चीज़ें निकाल कर रखी हैं। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैप नंबर 1 है इसको अगर आप देखते हैं, ये ज़रा मैप मैंने आपके सामने रखा है, इसको आप देखें। चाइना ने एक इनिशिएटिव शुरू किया इससे चंद साल पहले, और ये उनकी दहाइयों की, कई दहाइयों से जो वो मेहनत कर रहे हैं, ये उसका नतीजा है। चाइना ये चाहता है कि उनका माल दुनिया के हर कोने में पहुंचे, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अब चाइना कर रहा है। वो ये चाहता है कि उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों या उनका इक्विपमेंट हो, घर में इस्तेमाल होने वाला सामान हो, खाने पीने की चीज़ें हो, मसनूई चीज़ें हो, इस्तेमाल की चीज़ें हो, कुछ भी हो, दुनिया में हर जगह पे जहां सारिफीन मौजूद हैं वहां पे डायरेक्ट चाइना का माल पहुंचना चाहिए। उसके लिए चाइना ने एक मनसूबा बनाया जिसको बेल्ट एंड रोड का मनसूबा कहते हैं। इसमें चाइना ने ज़मीन के ऊपर बहुत सारे रास्ते बनाने थे जहाँ से वो अपना माल दूर दराज के मुल्कों तक ले जाता, और इसके अलावा चाइना ने समंदर के अंदर भी कुछ बंदरगाहों को इस्तेमाल करना था ताकि दुनिया के साथ उसकी कनेक्टिविटी बढ़ जाए। अब चाइना ने इसको नाम दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके ज़रिए से चाइना ने जाना कहाँ कहाँ था वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो चाइना ने जाना था यूरोप, एक उसने पहुँचना था रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप, और उसके बाद अफ्रीका में। ये था चाइना का पूरा मिशन कि एशिया में हर तरफ उसका माल जाए, जैसा कि ये आपका ईस्ट एशिया के ममालिक हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस तरफ भी उसका माल जाए। उसके बाद जो रशिया है या रशिया से अलग होने वाली स्टेट्स हैं जिनको सेंट्रल एशिया आप कहते हैं, वहाँ पे उसका माल जाए। ईस्टर्न यूरोप में उसका माल जाए, और फिर जो यूरोप है, जर्मनी तक, फ्रांस तक, वो उसका माल वहाँ पे पहुँचे। ये इसका प्लान था। जबकि मिडिल ईस्ट के अंदर भी चाइना टारगेट कर रहा था मार्केट को कि यहाँ पे भी हमारा माल जाना चाहिए, और इसके साथ साथ चाइना का जो बड़ा एक मंसूबा था वो पूरे के पूरे अफ्रीका की मार्केट को कैप्चर करने का था। इसके बाद अगले मरले में चाइना ने जो लैटिन अमेरिका है उसके बारे में पूरा एक मंसूबा बना रखा है। वहाँ पे ऑलरेडी चाइना का बहुत सारा सामान जाता है। तो ये चाइना का पूरा एक बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव था कि हमने दुनिया के अंदर अपने ऐसे रास्ते बनाने हैं जिन रास्तों के जरिए से चाइना के माल की रसद ना रुके, खाम माल चाइना को आता रहे और चाइना प्रोडक्शन करके पूरी दुनिया में माल भेजता रहे।
चाइना का फार्मूला यह भी है कि वो दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इंडस्ट्री भी लगाने जा रहा था कि जिस जगह पे जो माल चाहिए उसको वहीं पे बनाओ और वहीं पे उसको बेचो अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए से, या करीबी मुल्कों में वहां से निकालो। इसके तहत वो पाकिस्तान में भी काम करना चाह रहा था। ये पहला नक्शा अगर आप देखें तो ये बीजिंग से शुरू होता है और ये कई स्टेट से होता हुआ अफगानिस्तान के करीब से सेंट्रल एशिया से गुजरता है, फिर ईरान में दाखिल हो जाता है, वहां से ये तुर्की में चला जाता है और ये आगे चला जाता है। नीचे वाली अगर आप रेड लाइन देखें तो ये समंदर के अंदर ट्रेवल करती है किनारे किनारे पे। ये चाइना से निकलकर नीचे थाईलैंड की तरफ आती है, यहाँ से ये बांग्लादेश की तरफ जाती है। बांग्लादेश की बंदरगाह जो है वो चाइना के पास है। उसके बाद ये नीचे आ जाती है श्रीलंका में, जहाँ पे भी एक बंदरगाह चाइना के पास है। फिर ये आ जाती है गवादर में। अमली तौर पे गवादर की बंदरगाह इस वक्त चाइना के पास है और पाकिस्तान क्योंकि पैसे वापस नहीं कर पाएगा तो फिर क्या करेगा पाकिस्तान, बंदरगाह ही देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी चाइना इसको यूँ इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद आगे ये ओमान की तरफ जाते हैं, ओमान से आगे यूएई को टच करते हैं और वहाँ से ये इराक के साथ बसरा में जाके टच कर जाते हैं। और फिर यही लाइन जो है वो ओमान में स्टे करने के बाद नीचे निकलती है और अफ्रीका के ममालिक को जाके टच करती है और पूरा बरे आजम अफ्रीका फिर ये आगे से कवर करते हैं। तो ये है जनाब इसकी पहली पिक्चर जो आपने देखी। ये दूसरा नक्शा आप देखिए, इसमें जरा आपको और क्लैरिटी के साथ नजर आएगा। जो ऊपर येलो वाला है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। इसमें आप गौर करें तो अब ये नए नक्शे के मुताबिक अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। अफगानिस्तान में जब से ये नई हुकूमत बनी है तो इन्होंने एंगेजमेंट की है चाइना के साथ और अब अफगानिस्तान ने भी बेल्ट एंड रोड के लिए अपने मुल्क से जगह दी है चाइना को, तो चाइना अफगानिस्तान को भी इस्तेमाल करेगा। उसके साथ साथ जो तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इन सारे मुल्कों में से गुजरता हुआ, इवन मंगोलिया में से भी गुजर रहा है, तो ये पहुंचेगा इस्तांबुल और वहां से फिर मॉस्को की तरफ और मॉस्को से आगे फिर यूरोप में दाखिल होगा और बेल्जियम की तरफ जाएगा, नीचे से इटली की तरफ जाएगा। और जो ग्रीन वाली आपको लाइन नजर आ रही है ये सारे समुद्री रास्ते हैं, ये भी यूरोप को जाके टच करेंगे और कीनिया में नीचे अफ्रीका तक पहुंचेंगे। फिर यही माल जो है वो आपका साउथ अफ्रीका तक भी जाएगा। ये नेक्स्ट जो तीसरा मैप है इसको आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यूरोप को कैसे घेरा है। ये जो ऊपर करके आपको एक पूरा एक मुंह सा नजर आ रहा है रेड कलर का नक्शे के अंदर, तो इसको अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि यूरोप को किस तरह से चाइना घेर रहा है। हमारी जितनी भी मसनूआत हैं वो यूरोप में पहुंचनी चाहिए, हमारे रास्ते जो है वो यूरोप के साथ भी खुलने चाहिए। ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये बहरी जहाज़ों का रास्ता है और ये जो रेड लाइन है ये कॉरिडोर है, यानी ये इसके ऊपर ट्रक चलेंगे, कंटेनर्स चलेंगे, तो ये वो वाला रास्ता है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर आप ये देखें ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है जो गवादर में जा रही है काशगर से शुरू होकर, ये है सी पैक, पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सी पैक है जनाब। अब इस सी पैक का क्या चाइना को कोई फायदा होगा? देखें पाकिस्तान अपने आप को गेम से आउट करता चला जा रहा है। वो कैसे कर रहा है जरा अगला नक्शा आप देखें फिर मैं आपको बताता हूं। ये नेक्स्ट मैप के अंदर अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान के ऊपर वाले जो ममालिक हैं इसके अंदर इस्तांबुल में, तुर्की में, एथेंस में, वेनिस में, जर्मनी में, मॉस्को में, हर जगह पे चाइना अपना बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव ये ब्लू लाइन में लेकर गया है। और जो रेड लाइन है या जिसको आप पिंक लाइन कह सकते हैं ये समुद्री रस्तों से यूरोप तक भी जा रहा है, अफ्रीका तक भी जा रहा है, सेंट्रल एशिया नहीं पाकिस्तान को ग्वादर को टच कर रहा है और उसके बाद ये गल्फ ममालिक तक यानी जो अरब ममालिक है वहाँ तक भी जा रहा है। तो ये आपने चारों मैप देख लिया। पाकिस्तान ने किया गया, पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को बदला। मैं आपको बार बार ये कहा करता था आज से चंद साल पहले तक कि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के पास मौका है और चाइना के लिए एक सबसे छोटा रास्ता बनने जा रहा है। ये जो इतने लंबे रास्ते चाइना अबूर कर रहा है पाकिस्तान के लिए, गवादर की बंदरगाह और ये जो सी पैक का रोड है ये सबसे छोटा रास्ता बन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका की बातों में आकर अमरीकी जंग का हिस्सा बनना पसंद किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कुछ ताल्लुकात मुल्कों के साथ खराब हो गए और उसके बाद पाकिस्तान में एक अनारकी का दौर शुरू हो गया। उस अनारकी के दौर में पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती चली गई। चाइनीज़ जो जितने भी इंजीनियर थे उनके ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुए, बहुत सारे हमले हुए। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि अब पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करना मुश्किल है। गवादर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, चाइना ने वहाँ पर यह बनाया, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, मैंने वो देखा भी है। तो गवादर एयरपोर्ट के ऊपर जो इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट है, कहा जा रहा था कि एयरपोर्ट बनेगा तो गेम चेंजर हो जाएगा। कोई एक इंटरनेशनल फ्लाइट अभी तक गवादर एयरपोर्ट के ऊपर नहीं उतरी। इतने महीने हो गए इफ्तिताह करके आ गए ये। क्यों नहीं उतर रही इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर इंटरनेशनल फ्लाइट्स गवादर में? उसकी वजह यह है कि आप दुनिया में अकेले होते जा रहे हैं। ओमान
जो गवादर के बिल्कुल सामने वाक़ है, क्योंकि पाकिस्तान ने गवादर का जो ये जजीरा है ये ओमान से लिया था। पहले ये ओमान की मलकियत होता था। अगर आप ओमान में खड़े हो जाएं समंदर के किनारे मखसूस जगहों पे तो आपको गवादर नज़र आता है। और अगर आप गवादर में ऊपर जाके जहाँ वो पीसी होटल बना हुआ है वहाँ टॉप पे जाके आप खड़े हो जाएं तो वहाँ से आपको ओमान की लाइटें रात के वक्त आपको नज़र आती हैं। तो ये जनाब ओमान ने अपने वीज़े बंद कर दिए पाकिस्तानियों के लिए, दुबई ने अपने वीज़े बंद कर दिए पाकिस्तानियों के लिए, सऊदीया जो है वो उम्रे के वीज़े रिजेक्ट करता चला जा रहा है। अरब ममालिक पाकिस्तान से नाराज़ हैं। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात वैसे ही ठीक नहीं है। अफगानिस्तान के साथ हमने अपने ताल्लुकात जानबूझ के हम बर्बाद कर रहे हैं। इंडिया के साथ वैसे ही ताल्लुकात ठीक नहीं है। और चाइना परेशान है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पूरी दुनिया में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया है। तो वो जो हमारी एक अपॉर्चुनिटी थी हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा और बेड़े ही गर्क कर लिया पकड़ के। अब हालात ये है कि चाइना वो रास्ते ढूंढ रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो पाकिस्तान को बाईपास करके जा रहे हैं। मैक्सिमम होगा पता कि आने वाले दिनों में अगर हमने अपना किबला ठीक ना किया और अगर हम पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान लाने में हम कामयाब ना हुए और पाकिस्तान के अंदर कॉन्फिडेंस वापस रीबिल्ड ना किया, पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम ना आया, अमन व अमान ना आया, तो फिर चाइना बारों बार रास्ते ढूंढेगा और वो सिर्फ आपकी गवादर की बंदरगाह को इस्तेमाल करेगा। और उसने पहले ही कई मुल्कों की बंदरगाहें ले ली हैं, आपको भी अपनी बंदरगाह देनी पड़ जाएगी क्योंकि पैसे वापस करने की तो अब औकात है नहीं।